हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करेंगे कि आप लोगों का ये जो नीट एग्ज़ाम गया है, आज ही हुआ था। ये नीट एग्ज़ाम का मतलब केमिस्ट्री पेपर जो था वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए ये जो केमिस्ट्री पेपर था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वन बाय वन देख लीजिए और ये इसका जो एप्लीकेशन है मतलब इसका कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब पूरा डिटेल्स में केमिस्ट्री पेपर का यहाँ पे बता रहा हूँ। आशा करते हैं आप सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। मतलब आज का केमिस्ट्री का जो पेपर वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैंने देखा है पिछले 2-3 साल के हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत मतलब 2-3 एक या दो क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस बार बहुत ही अच्छा पेपर था। और फिजिक्स में थोड़ा टफ क्वेश्चन तो हर साल ही होता है, और बायोलॉजी भी अच्छा पेपर गया होगा। तो मैंने जितना रिव्यू लिया स्टूडेंट से, मतलब जितना मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स के साथ, वो लोग ये कहा कि अच्छा हुआ उन लोगों का पेपर। तो बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन पेपर। मैंने देखा, रिव्यू किया, अच्छा लगा। अच्छा पेपर ही था इस बार। थोड़ा ट्रिकी था, मतलब घुमा घुमा के आंसर तो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड था, मगर उसको घुमा घुमा के फिर उसका मतलब थोड़ा ट्रिकी करके वो इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी मैंने क्लास में भी कहा था कि कॉपर 2+ का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। देखिए इसका क्या रीज़न हो सकता है। नॉर्मली जो आप लोग कहेंगे इसका रीज़न हो सकता है कि इसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज़्यादा होता है, मगर ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि एक्वास सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक्वास सॉल्यूशन के लिए इसका आंसर होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, किसके लिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन किसका, कॉपर प्लस। क्यों, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है व्हिच अमोंग, ये पार्ट देख लीजिए, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ का जो लॉ था, क्या था बॉयल्स लॉ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, मतलब PV इक्वल टू K, ये लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है PV इक्वल टू K। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इसका P इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में ही तो बॉयल्स लॉ बताया गया। तो P इक्वल टू K/V, मतलब P और 1/V का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा और डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे बाकी ये पहला ऑप्शन तो ये था फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या है देखिए, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन वॉल्यूम के साथ प्रेशर और टेम्परेचर लिया गया, और फोर्थ ऑप्शन में ऐसे करके मतलब P और V का लिया गया। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से क्या होगा, ये मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये P और 1/V का टेम्परेचर के साथ ऐसे करके इंक्रीज होगा डिफरेंट टेम्परेचर में, मतलब T1 T2 और T3 में ऐसे करके इंक्रीज होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 चैप्टर का, मतलब क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस मतलब जिसमें क्या होता है, वो कैटलिस्ट का जो स्टेट होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। तो किस में होता है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए इसका आंसर होगा डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर
कैटलाइज्ड बाय H+, मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन में है दोनों। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है ये भी दोनों ही मतलब ओजोन और NO दोनों ही क्या है, गैसियस स्टेट में है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाईहाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, यस यही होगा करेक्ट आंसर, यही होगा करेक्ट आंसर। मतलब ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से एमोनिया गैस प्रिपेयर हो रहा है। ये तीनों क्या है, गैसियस स्टेट में है, और इसमें जो यूज हो रहा है फाइनली डिवाइडेड आयरन है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गिवन बिलो, ये जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए यहां पे, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन में क्या बताया गया, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकता है। और रीजन में क्या बताया गया, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये असर्शन क्या हुआ, असर्शन और रीजन ये दोनों ही जो है बताया गया यहाँ पे ये करेक्ट है, मगर इसका जो असर्शन जो बताएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव 0, मतलब रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकता है, और इसका जो रीजन बताएगा ये करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन A, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन लेसिंग्स टेस्ट, देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन, इन लेसिंग्स टेस्ट और लेसिंग्स एक्सट्रैक्ट of an organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe3+ due to formation of Fe3+ के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन 3 जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है और इसके लिए मतलब which gives blood red color with Fe3+, मतलब यही क्या देगा, ब्लड रेड कलर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या बताया गया, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें पी क्या है। ये जो रिएक्शन देखिए अल्कोहल फेनॉल से है, HBr के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा। देखिए यहां पे ये जो कंपाउंड है ये OH2+, मतलब H+ को अटैक करके ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CH3CH CH3CH OH2+, मतलब यहाँ पे ये जो OH2+ है ना, ये यहाँ पे रिलीज होगा और होकर यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। फिर Br- अटैक होने से पहले यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन तो है, ये हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट होने से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ये हाइड्रेट शिफ्ट होने से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो कार्बोकेटन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखिए C यहाँ पे प्लस और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2CH3, तो कार्बोकेटन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो Br- विल अटैक हियर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर में यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री हो रहा है, 1, 2 और 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोगों को पता है जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा उसका वही तो मतलब जो स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है वही तो कंपाउंड स्टेब मतलब प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन भी है, केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। इसमें क्या है, एक रिएक्शन में बताया गया रेट इक्वल टू K इंटू A² इंटू B, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A को ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स कर दिया गया और B का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या होगा, के ए का ट्रिपल हो गया, मतलब ट्रिपल कर दिया, तो वो तो ऐसे ही है के इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। तो इसका होगा वेरी इजी क्वेश्चन, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, 3 टाइम्स 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये जो लिस्टेड क्वेश्चन है, मतलब मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, 1 के साथ 2। तो मैच करने से कैसे कर सकते हैं, देखिए कोक, कोक क्या होगा हम लोगों को पता ही है, आप लोगों को भी पता है अच्छे तरीके से कि कोक रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूस ज़्यादा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कोक होगा ए के साथ 3। फिर डायमंड, डायमंड देखिए, डायमंड क्या है, डायमंड ये कार्बन एटम्स, और इसका कार्बन एटम का क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ग्राफाइट का है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ग्राफाइट जो है वो कैसे यूज होता है, ग्राफाइट यूज होता है लुब्रिकेंट के हिसाब से, मतलब लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और यूज भी होता है। और फुलरिन होगा केज लाइक मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन टू होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which one of the following statements is correct statement? अच्छा, मतलब इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था? All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require calcium as the factor. The bone in human body is an inert and unchanging substance. Magnesium plays roles in neuromuscular function and interneuronal transmission. देखिए ये केमिस्ट्री का कम बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ये द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 200 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम, मतलब 0.2 to 0.3 ग्राम। ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि ए कॉम्पाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, द एलिमेंट बी फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब CCP फॉर्म कर रहा है। 2 एटम्स ए एंड एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इफ द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्पाउंड इज AXBY देन X + Y क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक फॉर्म कर रहा है और वो ऑक्टाहेड्रल मतलब क्यूबिक क्लोज पैक एलिमेंट बी फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ए, तो यहाँ पे ए 1/3 × 8 हो रहा है और बी हो रहा है 4। तो 4 से यहाँ से डिवाइड होने से 2, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है A2B3। तो x और y 2 + 3 मतलब 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मतलब यहां से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच सेम टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स आर प्रेजेंट। सेम टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स किस में है? देखिए बहुत ही इजी है। ये जो कंपाउंड है पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, मतलब K3Al C2O4 ये जो है इसमें क्या है, सेम टाइप का लिगेंड है। और बाकी सब में आप चेक कर सकते हैं 2 या 3 टाइप्स का लिगेंड रहता है। तो इसमें ही क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सेम टाइप का लिगेंड होने से उसको होमोलेप्टिक, और डिफरेंट होगा तो उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन भी था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये होगा डेफिनेटली ऑप्शन 4। इसमें क्या है, N2 के लिए देखिए लास्ट, मतलब ये 2 यहाँ पे 1, फिर ऊपर में एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे 2 और ऊपर में 1। तो यहाँ पे अगर पाई 2px और ये पाई 2py होगा, और यहाँ पे सिग्मा 2pz है, और यहाँ पे क्या है सिग्मा 2pz स्टार पाई स्टार 2px, यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पाई स्टार
2py। तो 2px और 2py, तो देखिए इसके हिसाब से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे है, ऑप्शन 3 में भी है और ऑप्शन 1 में भी है। 2 में तो नहीं है तो वो पहली मतलब कैंसिल हो गया। तो 3 में 4 में जो है, देखिए नंबर 4 में जो है उसमें क्या है, उसमें हम लोगों के हिसाब से हो रहा है। पहले क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, देखिए फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों का इक्वल है, और लास्ट में क्या है सिग्मा 2pz स्टार। बस इसके हिसाब से ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन 4 डेफिनेटली मतलब करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक नेक्स्ट जो है एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया, दो ही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हीलियम इज यूज्ड एज डाइविंग मीन्स डाइल्यूटेंट and oxygen in diving apparatus. Reason, helium has high solubility in oxygen. In the light of the above statements, the correct option, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप लोगों को तो पता ही है हीलियम डाइविंग apparatus में यूज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ ही यूज होता है। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी, तो क्या है इसमें, ये बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू। आर इज सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन 4। मतलब ये बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो है, और एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉम्पोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये तो सही नहीं है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, यस करेक्ट है। फिर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी सही है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है, ये भी गलत है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटॉम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यस करेक्ट है। सो बी, सी और ई करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, which of the following statements is not correct। देखिए ये क्वेश्चन कॉन्फ्यूजनेबल होता है ज्यादा। नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग कौन सा है, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए मैं चलो छोटा कर रहा हूं। हाँ अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, फर्स्ट वन क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, करेक्ट है। हेवी मेटल इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स, ये भी करेक्ट। फिर द हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, तो ये गलत। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स टू ऑफ मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी और ई जो है वो गलत ऑप्शन, मतलब नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये है देखिए एलाइल, ये जो कंपाउंड दिया गया, ये डबल बॉन्ड जो है इसके बाद जो कार्बन है उसमें, मैंने क्लास में भी बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन कि एलाइलिक कार्बन वो होता है डबल बॉन्ड को छोड़ के जो दूसरा कार्बन होता है उसमें जो है, अगर हेलोजन रहेगा तब उसको उस पोजीशन को, मतलब हेलोजन या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस पोजीशन को कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो इसका आंसर होगा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन, ये क्या है, ये मतलब
एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में जिंक एमालगम HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किसको रिड्यूस करेगा, ये पूरा ये और ये दोनों कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, दोनों कीटोन है तो कीटोन और एल्डिहाइड को ये एल्केन में रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन 4 जो है ये इथेन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि दो ही कार्बन है ना, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, फिर से यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इसलिए ये टोटल कन्वर्ट करेगा इथेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एल्डिहाइड कीटोन का। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस, दे दिया कप्पा का वैल्यू, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन इज 60 ओहम, द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट निकाल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कप्पा का वैल्यू दे दिया, कप्पा का वैल्यू क्या दिया, 0.0210 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये दे दिया। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखिए, फिर क्या हुआ यहाँ पे, कप्पा इक्वल टू क्या है, कप्पा इक्वल टू है 1/r इंटू L/A। तो हम लोगों को क्या निकालना है, L/A मतलब G स्टार का वैल्यू, G स्टार का वैल्यू मतलब ये सेल कांस्टेंट निकालना है। तो कप्पा के जो वैल्यू है उसके साथ ये रेजिस्टेंस 1/r, इसका भी तो वैल्यू दे दिया, मतलब 1/r नहीं, मतलब r का वैल्यू दे दिया। तो r का वैल्यू क्या है 60 ओहम, तो L/A मतलब G स्टार का वैल्यू क्या होगा, कप्पा इंटू r, मतलब 0.0210 इंटू 60। ये करने से कौन सा आंसर आएगा, यस 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये मेरे हिसाब से 50 से 100 बार इसके ऊपर मतलब एक्सप्लेन किया, बहुत बार क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन नंबर 70, लुईस एसिड कौन सा होगा, डेफिनेटली आंसर होगा BF3 बोरोन में वैकेंट, मतलब बोरोन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहा जाता है इसको, मतलब इस इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए था उतना है नहीं, ऑक्टेट होता नहीं है, इसलिए इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, इसलिए इसको लुईस एसिड कहा जाता है, मतलब द स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लुईस एसिड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी ये जो क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। A unit formed by the attachment of a base at one position of sugar is known as nucleoside. Statement क्या है, when nucleoside is linked to phosphorus acid at 5 dash position, नहीं जी, ये जो phosphorus acid बताया गया ये phosphorus acid नहीं होगा, ये होगा phosphoric acid, इक एसिड होगा, phosphoric acid। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 तो सही है मगर स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, मतलब ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बताया गया, द रिलेशन बिटवीन NM क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, तो कैसे करना है, हम लोगों को पता है, क्या पता है, NM इक्वल टू 12 + 1, ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर NM इक्वल टू 12 + 1, ये फॉर्मूला है। अब इससे क्या निकालना है, इससे देखिए, इससे आप लोगों को L का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं L इक्वल टू NM -1/2, मतलब ऑप्शन जो 4 है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Among the following the total number of species not having 8 electrons, मतलब जिसमें किसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो पहले जो है NH3 में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 × 6 है, 3 हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हो गया इसमें। AlCl3
AlCl3 में क्या है, 3⁶ है, एल्यूमिनियम तो वैकेंट है, इसमें तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरे से, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद के पास नहीं है, तो 6 हो गया। BeCl2 में तो 4 है, CCl4 में 4⁸ हो गया, PCl5 में 10 हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किस किस में, AlCl3, BeCl2 और PCl5, मतलब 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस are the forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include, किस में होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स तो जरूर होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी हो सकता है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में ये होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा जी, मगर डिस्पर्शन फोर्स भी होगा। तो ऑप्शन A, B, C और E, मतलब ऑप्शन 2 A, B, C, E होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, असर्शन क्या बताया गया, मेटालिक सोडियम डिजॉल्व्स इन लिक्विड एमोनिया गिविंग ए डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। फाइन, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। नहीं जी, ये एमाइड के फॉर्मेशन से नहीं होता है। ये रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली देख लीजिए, ये रिएक्शन ऐसे होता है कि सोडियम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सोडियम जब एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा एमोनिया, तब क्या बनाएगा, एमोनिया के साथ एक सैंपल ऐसे बनाएगा, प्लस इसके साथ ऐसे करके ऐसे करके बनाएगा, मतलब एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके लिए ही ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के लिए। ये एमाइड के फॉर्मेशन से नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेटली नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना है, N3- और इसका साइज भी ज़्यादा होता है, O2-, Na+ और F-। तो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है, नाइट्रोजन का है। बस इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, some tranquilizers are listed below. Which one from the following belongs to the barbiturates? बारब्यूटारिक एसिड से बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है वेरोनल। याद रखना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वेरोनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेना है। ये केमिस्ट्री रिव्यू लाइफ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या है, इन इक्वेशन डेल आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल, वैल्यू ऑफ डेल आर जी डिपेंड्स ऑन एन। सही है। रीजन, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल आर जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन मतलब इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ये तो डायरेक्ट डिपेंड करेगा और रीजन भी इसके साथ रिलेटेड है। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, मतलब ट्रू, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस न्यूप्रिन। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्रिन। ठीक है, ये है क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन है इसका मतलब ये है क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर, आइसोप्रिन नहीं, ये क्लोरोप्रिन होगा इसका आंसर। बहुत सारा बच्चों ने पूछा था सर ये आइसोप्रिन होगा, नहीं, ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। तो ये क्लोरोप्रिन होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ये CN- है, ये CN- न्यूक्लियोफाइल, ये इसमें अगर अटैक करेगा O-H+ को अटैक करने से ये बनेगा, क्या होगा, OHCN बनेगा। सही है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से क्या होगा, और हीट भी दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से ये CN, मतलब पहले तो वाटर एलिमिनेट होगा, मतलब ये जो कंपाउंड है ये OH और यहाँ पे CN जो है ये तो COOH में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे करके वाटर एलिमिनेट होगा, होकर ऑप्शन 3 जो है ये होगा करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने बताया था पहले, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन पूछा गया, वेट ऑफ 2 मोल्स, ध्यान इसमें ध्यान रखना है, 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide। मतलब क्या पूछा गया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत बार क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया। ये जो सोडियम एसीटेट है 2 मॉलिक्यूल लिया गया और NaOH, इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट देना पड़ेगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इससे ये जो CA नहीं, ये होगा Na2CO3, ये पूरा निकल जाएगा, और 2 मोल CH3 मतलब C2H6, CH4 होगा, एक मिनट फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, हाँ 2 मोल ऑफ मीथेन होगा। 1 मोल मीथेन का मास कितना है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है 4, तो 16, और 2 मोल का होगा 16 × 2 मतलब 32 ग्राम। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 मोल, बहुत बच्चों ने ऐसा किया कि 1 मोल देखकर 16 लिख कर चला आया, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग भी था। ये 32 मोल होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। Which of the following will not give primary amine as product? प्राइमरी एमाइन कौन, मतलब इससे किसने प्राइमरी एमाइन नहीं देगा, तो ये जो है CH3CN, इसको रिडक्शन करने से क्या मिलेगा, CH3, देखिए इसको रिडक्शन करने से मिलेगा CH3 CH2 NH2, और नेक्स्ट को CH3 NH CH3, मतलब ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड ऑलवेज 2 डिग्री अमाइन देगा, और ये भी CH3 CH2 NH2 देगा, और लास्ट जो है ये तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये भी क्या देगा, CH3 NH2। तो ये चारों ही क्या दे रहा है, 1 डिग्री अमाइन, मगर ऑप्शन 2 जो है वो सेकेंडरी अमाइन दे रहा है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वाह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फाइन। तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए CaCO3, इसको हीट करके CaO + CO2, तो 20 ग्राम है और इसका 20%, तो 20 × 20/100 मतलब कितना आता है, 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ रहा है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम होगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो 4 बाई कैल्शियम कार्बन का टोटल मोलिकुलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 316 × 3 कितना होता है 48, मतलब टोटल 100 होता है, तो 4/100 मतलब 0.04 मोल, इतना मोल होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा वो भी कितना होगा, 0.04 मोल, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44, तो 0.04 मोल का कितना होगा, ऑप्शन 1 मतलब 1.76 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत ही इजी रिएक्शन था। यहाँ पे क्या है, देखिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, तो ये क्या है, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो पहले सैनमायर रिएक्शन होने से क्या होता है,
सेनमायर रिएक्शन पहले होने से इसमें ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। फिर मैग्नीशियम ड्राईथर, मतलब मैग्नीशियम ड्राईथर देने से इसमें क्या होगा, MgBr होगा। नेक्स्ट स्टेप में H2O डालेगा, तो H2O डालने से यहाँ पे H प्लस ऐड होगा और यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए, H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस MgBr के साथ निकल जाएगा, मतलब MgOHBr होकर निकल जाएगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब बेंजीन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजीन। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया कि इसमें फेनॉल का ऑप्शन देखकर फेनॉल दे दिया, मगर नहीं, फेनॉल नहीं होगा क्योंकि OH MgOHBr के साथ निकल जाएगा, तो बेंजीन ही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन पीरिडीन। पीरिडीन कैसे, ऐसे ड्रॉ करना है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है, 3 ही है। ठीक है, पाई बॉन्ड 3, ये 1 2 और 3, और लोन पेयर 1 ही है, तो 3 और 1 देकर ऑप्शन तो ये है बस, और कुछ नहीं देखना है, जल्दी करना है। और 11 सिग्मा बॉन्ड ही होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ध्यान में रखना है, तो टोटल 11 है, तो करेक्ट आंसर होगा। बस, बहुत ही आसान। नेक्स्ट देख लेते हैं, which among the following option is the correct relative to change in enthalpy and change in internal energy? डेफिनेटली ये तो पता है सबको, del H इक्वल टू del U प्लस del NG/RT, इजी क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन, ये एल्कोहल फेनॉल ईथर का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अब ये जो है, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें HI देने से क्या क्या प्रोडक्ट होगा, मैंने क्लास में ये रिपीट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोला था बार बार मैंने। तो इसमें क्या होता है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, ऑप्शन 2, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, और इसमें मतलब बेंजीन रिंग भी है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ OH फॉर्मेशन होगा, मतलब फेनॉल फॉर्मेशन इजीली होगा, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए इस तरफ, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ही लिखना पड़ेगा नीचे, मतलब पहले बताया कौन सा इनकरेक्ट है वो मार्क करो, बाद में करेक्ट जो है वो लिखो। तो पहले जो ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, फिर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप, ये क्या है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर V2O3 से ऐसा करके इंक्रीज होगा, तो ये जो है ये क्या है, इंक्रीज इनकरेक्ट है, मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फिर V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिड टू गिव दिस आयंस, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। CRO इज बेसिक बट Cr2 इज एम्फोटेरिक, करेक्ट है। तो A, B और E करेक्ट है, मगर C और D इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाह भाई वाह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन। और बहुत बार मैंने क्लास में चिल्ला कर जोर से चिल्लाया और कहा डिहाइड्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एसिडिक मीडियम डिहाइड्रेशन, तो ये है मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर डेफिनेटली ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डिहाइड्रेशन होगा ये यहाँ पे नहीं होगा, ये जो कंपाउंड है ना, यहाँ पे जो OH है और H है, यहाँ पे NO2 है, तो इसमें ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये होने से क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है ज़्यादा, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है। तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होने से क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और ये प्रोडक्ट ही ज़्यादा फॉर्मेशन होगा बस। और इसमें तो होगा नहीं रेजोनेंस, इसमें भी तो नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं, बस ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये जो ब्लास्ट फर्नेस रिएक्शन है, ये मैं क्लास में बहुत बार ये भी पढ़ाया था कि डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट जोन में डिफरेंट रिएक्शन होता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 900 केल्विन टू 1500 केल्विन में कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन 4 है, ये जो ऑप्शन 4 है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिएक्शन 500 टू 800 केल्विन के बीच होता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन दिस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच नहीं होता है, तो ये 500 टू 800 केल्विन के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। हाँ, ये इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये है क्या है, ये है टॉलरेंस रिएजन। टॉलरेंस रिएजन का काम क्या है? टॉलरेंस रिएजन का काम है ये जो एल्डिहाइड है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, और ये जो कीटोन ग्रुप है इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आंसर डेफिनेटली ऑप्शन 2 होगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और ये कीटोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये एल्डिहाइड को सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में ऑलवेज 1/4 पोजीशन ऑक्युपाई किया जाता है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल में एफसीसी के लिए 1/4 होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज दिया है। देखिए यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D 2, 3, 10 और 6 मोल बताया गया 300 केल्विन टेम्परेचर में। डेल जी नॉट और द रिएक्शन, डेल जी नॉट का फॉर्मूला क्या है? डेल जी नॉट का फॉर्मूला है डेल जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो Kc का वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। तो Kc इक्वल टू यहाँ पे देखिए 10 × 6 बाई 2 × 3, मतलब 10 होता है Kc का वैल्यू। तो log Kc का वैल्यू कितना हो जाएगा? log 10 का वैल्यू 1, तो मतलब -2.303 इंटू R का वैल्यू भी 2 है और 300 है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाह भाई वाह, हकेल्स रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। हकेल्स रूल, ये तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है बच्चों के लिए। तो देखिए मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज व्हिच ओबेज हकेल्स रूल। मतलब इसमें क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछा गया कि इसमें एरोमेटिक कौन कौन सा कंपाउंड है। तो पहले जो बेंजीन वाला है तो वो तो होगा ही, ये एरोमेटिक है। ये भी रेजोनेंस होगा, मगर ये मतलब ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक है। ये तो नहीं है एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं है, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा, मगर ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है बेंजीन रिलेटेड। ठीक है, ये है एंथ्रासिन, इसका नाम है एंथ्रासिन। तो टोटल कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, मतलब ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बताया गया कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा जो लिगेंड है उसके ऊपर। तो देखिए ये जो ऑप्शन 2 है EN है, EN मतलब इथिलीन डायमीन, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ज़्यादा, तो प्रोवाइड करके इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन था। इसमें क्या होगा, ये जो Cr2O7 और SO3 इसमें बैलेंस करके आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे देखिए क्रोमियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये भी क्या है, ये 6 और ये 6 आएगा टोटल, और ये 3 आएगा। तो ऐसे डिवाइड करने से ये 2 और ये 1, ये तो नॉर्मल रिएक्शन था, ये मतलब बैलेंस करने से मिल जाएगा। ये Cr2O7 से Cr3+ हो रहा है, तो Cr2O7 मतलब इससे ये मिल रहा है Cr3+, तो 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7H2O, और ऑपोजिट में 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और SO3 से SO4 मतलब यहाँ पे H2O और ऑपोजिट साइड में 2H+, और उसके साथ क्या होगा, लेफ्ट में 2 राइट में भी 2
और यहाँ पे 2H प्लस है और लेफ्ट में 2 माइनस है, तो राइट में 2 माइनस और यहाँ पे 2 प्लस और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने से देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही डिवाइड करने से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो उल्टा हो जाएगा। SO3 के सामने आ जाएगा क्या, SO3 के सामने आ जाएगा 3 और Cr2O7 के सामने आ जाएगा 1। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लेना फिर से एक बार ट्राई करके, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है, द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लेड टू यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ये जो है यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2, यूरोट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। तो ये क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, तो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है और 2-3 ही है। देखिए आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इसमें निकलना है। CH3CHO फिर लिथियम हाइड्राइड देने से क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी भी है, इथानॉल होगा। कॉन्सोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्किन होगा। फिर HBr देने से क्या होगा, CH3CH2Br। अब इसके साथ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कर देना है, मतलब इसके साथ ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2Br प्लस 2Na प्लस Br और बेंजीन, तो इससे क्या निकाल देना है, मतलब इससे माइनस क्या कर देना है, इससे माइनस होगा ये पार्ट, ये जो है ये पूरा माइनस करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा ना, तो इथाइल बेंजीन होगा इसका करेक्ट आंसर। इजी था। चलिए नेक्स्ट, प्यूमी स्टोन। देखिए प्यूमी स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, सॉलिड सॉल होता है। प्यूमी स्टोन सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है ये क्या बताया गया, यहाँ पे मैच करना है किसके साथ, एक से साथ दूसरा, पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 16 का क्वेश्चन है। पारोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। तो पहले सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये H2SO3 है, तो S के ऊपर एक लोन पेयर था, फिर OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब 2 OH बॉन्ड और 2 लोन पेयर, एक ही लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड हो। तो देखिए इसके साथ कौन जा रहा है, D के साथ आ रहा है 2 SOH बॉन्ड और एक S डबल बॉन्ड हो। अब देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ऑप्शन ए देखिए, पारोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पारोक्सो मतलब इसमें पारोक्सो बॉन्ड तो होगा ही, SOOS, ये एक पारोक्सो बॉन्ड है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। मतलब देखिए ऑप्शन ए के साथ 3 का मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे SOS, मतलब ये जो पारोक्सो बॉन्ड है ये यहाँ पे भी है, तो ये ए के साथ 3 हो रहा है, डी के साथ 2, तो ए के साथ 3 और डी के साथ 2, तो ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना ही केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छा लगा होगा, और ये मैच कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है केमिस्ट्री में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट रिजल्ट। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू ऑल।